हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। क्लास 1 सीएमए फाउंडेशन के अंदर पेपर नंबर 4 का पहला टॉपिक रेशो बेटा हमने डिस्कस किया था। आज हमारी सेकंड क्लास है। सेकंड क्लास के अंदर आज हम वेरिएशंस और प्रोपोर्शन की बात करेंगे। तो बेटा मैथमेटिक्स का सेक्शन ए हमारा चल रहा है। हम बात करेंगे सेक्शन ए में मैथमेटिक्स में प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन की। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा प्रोपोर्शन की। बात करेंगे बेटा हम प्रोपोर्शन टॉपिक की, इसकी थ्योरी समझेंगे और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। प्रोपोर्शन क्या होता है? प्रोपोर्शन इज अगेन अ कंपैरिजन। प्रोपोर्शन क्या है बेटा? पॉइंट नंबर 1, कंपैरिजन है। किसका? ऑफ टू रेशियोज। प्रोपोर्शन क्या है? कंपैरिजन है दो रेशियोज का। फॉर एग्जाम्पल, एक रेशियो ए बाई बी है। पिछले महीने आपने कितना पैसा कमाया? 5,000। इस महीने आपने कितना पैसा कमाया? 7,000। आपका रेशियो ए बाई बी कितना आया? 5/7। ठीक है। इसी तरह से एक रेशियो सी बाई डी है। यह क्या है? आपके पास पिछले महीने कितने बुक्स का कलेक्शन था? स्टोरी का, नॉवल का 15। और इस महीने आपने कुछ बुक्स परचेज करी, यह कलेक्शन कितना हो गया? 21। आप देखेंगे बेटा ये रेशियो ए बाई बी 5/7, सी बाई डी 15/21 के इक्वल है ना? मैं ये कह सकता हूं ए इज टू बी इज सेम एज, ये जो 4 डॉट लगाएं इसको कैसे पढ़ते हैं बेटा? इज सेम एज ए इज टू बी इज सेम एज सी इज टू डी। या मैं ऐसे लिख सकता हूं ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। इस तरह से हम दो रेशियो की इक्वालिटी को प्रोपोर्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? हम दो रेशियोज की इक्वालिटी को प्रोपोर्शन बोलते हैं। यहां यह बात ध्यान में रखने की है कि ए बी, ये जो दो क्वांटिटीज हैं, इन दो क्वांटिटीज का यूनिट सेम होना चाहिए। सी और डी, ये दो क्वांटिटीज का यूनिट सेम होना चाहिए और आपस में चारों का भी सेम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने ए और बी जो दो क्वांटिटीज ली थी उनका यूनिट क्या था? रुपीस। ठीक है। लेकिन मैंने आपको बेटा पहले भी बताया था रेशो में, रेशो का अपना कोई यूनिट नहीं होता। जब रुपीस ऊपर है रुपीस नीचे है, कैंसिल हुआ, तो अब रेशो 5/7 जो आया उसका कोई यूनिट नहीं है। ठीक है। सी और डी ये नंबर ऑफ बुक्स का मेजरमेंट था, कलेक्शन है बुक्स का, जिसको हम नंबर्स में एक्सप्रेस करते हैं। 15 नंबर्स, 21 नंबर्स, तो इसका यूनिट नंबर्स और नंबर्स ऊपर कैंसिल। तो अब सी बाई डी का जो रेशियो 15/21 आया, इसका कोई यूनिट नहीं है। ठीक है। अब ये रेशियो 5/7 15/21 के इक्वल है। कैसे इक्वल है? अब अगर आप 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें 15, 7 को 3 से करें 21, इसके इक्वल आएगा। तो मैंने आपको बताया भी था, किसी रेशियो को ऊपर नीचे सेम नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से रेशियो में कोई चेंज नहीं होता है। इसी तरह से हम लिख सकते हैं रेशियो ए इज टू बी इज सेम एज रेशियो सी इज टू डी। ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी इज टू डी। इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड एज प्रोपोर्शन। बेटा हम इसको हम प्रोपोर्शन में बोलते हैं। हम ऐसा बोलते हैं ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन। अगर ऐसा स्टेटमेंट लिखा हुआ है ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन, ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन, तो बेटा इसका कुछ नहीं है मतलब। इसका मतलब है ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। ठीक है। इसके अंदर ए और डी, इन्हें हम एक्सट्रीम्स बोलते हैं। ए और डी को क्या बोलते हैं बेटा? हम एक्सट्रीम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम्स। ठीक है। और बी और सी, इन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? मीन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीन्स बोलते हैं। स्क्रीन पर आपको जो है वो साफ नजर आ रहा है। चलिए, ए और डी
शुरू का सबसे पहला, आखिर का, इन दोनों टर्म्स को हम एक्सट्रीम्स बोलते हैं। बीच में जो दो टर्म्स हैं बी एंड सी, इन्हें हम मीन्स बोलते हैं। सो ये पॉइंट नंबर 1 था प्रोपोर्शन के बारे में। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 2, अगर मैं इस प्रोपोर्शन को उल्टा कर दूं, इस प्रोपोर्शन को बेटा क्या कर दूं मैं, उल्टा कर दूं। कैसे? A is to B इज सेम एज C is to D की जगह मैं ऐसे कह दूं B is to A इज सेम एज D is to C। बेटा अभी तो ये इक्वालिटी होगी ना, बोलो। या मैं ऐसे लिख दूं B अपॉन A इज इक्वल टू D अपॉन C। ठीक है, तो बेटा मैंने क्या किया है, ये जो प्रोपोर्शन था इस प्रोपोर्शन को उल्टा कर दिया। B A is to B को B is to A कर दिया, C is to D को D is to C कर दिया। अब इस प्रोपोर्शन को उल्टा करने का जो प्रोसेस है हम इसको क्या बोलते हैं, इनवर्टेंडो। क्या बोलते हैं बेटा, इनवर्टेंडो। ठीक है, हमने क्या किया है, इनवर्टेंडो किया है। इनवर्टेंडो का मतलब हमने इसको उल्टा कर दिया है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया। चलो, सो अब इसको एग्जाम्पल से भी देखिए। 5/7 A to B था, 15/21 C to D था। हेलो, स्क्रीन पर नजर आ रहा है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? हाँ, स्क्रीन आपके सामने है। सो 5/7 A to B, 15/21 C to D। अगर मैं उल्टा कर दूं 7/5, मैं उल्टा कर रहा हूं 7/5, ये क्या आया, B to A। 21/15, ये क्या आया बेटा, D to C। तो आप देखेंगे ये प्रोपोर्शन अब भी ट्रू होल्ड करता है। तो इस तरह से उल्टा करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, इनवर्टेंडो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनवर्टेंडो। ठीक है, आगे बढ़े। आई होप कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। ये 2 पॉइंट समझ में आ गया, मैं रब कर रहा हूं बेटा। पॉइंट नंबर 3 प्रोपोर्शन का, ऑल्टरनेंडो। प्रोपोर्शन आपकी क्या थी, A is to B इज सेम एज C is to D। या मैं ऐसे बोलूं A/B इज इक्वल टू C/D। ये था हमारा ओरिजिनल प्रोपोर्शन, ओरिजिनल प्रोपोर्शन था। ठीक है, अब अगर मैं इसमें C को नीचे ले जाऊं यहां डिनोमिनेटर में और B को यहां न्यूमरेटर में ले जाऊं, तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई ही तो किया, इधर से उधर लेकर गए, अब भी ट्रू होल्ड करता है। तो मैं क्या बोलूंगा, A अपॉन C यानी A is to C, B अपॉन D इज सेम एज B अपॉन D। तो मैंने क्या किया है, कुछ नहीं किया, A और B और C को मैंने रिप्लेस कर दिया, इनकी पोजीशंस को चेंज कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। अब भी प्रोपोर्शन ट्रू होल्ड करेगा। ऐसा एक्शन करने को हम क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेंडो, NEN है ना, ऑल्टरनेंडो। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं इसको बेटा, ऑल्टरनेंडो बोलते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 कंपोनेंडो। ये रेशो है A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D, ओरिजिनल प्रोपोर्शन है ये। अब कंपोनेंडो क्या कहता है, अगर न्यूमरेटर में नीचे डिनोमिनेटर जो B था वो न्यूमरेटर में ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर भी एज इट इज। इसी तरह यहां C में डिनोमिनेटर D ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर D एज इट इज। तो ये प्रोपोर्शन अब भी ट्रू होल्ड करेगा, ये प्रोपोर्शन अब भी ट्रू होल्ड करेगा। इस तरह से एक्शन करने को हम क्या बोलते हैं, कंपोनेंडो। क्या बोलते हैं बेटा, कंपोनेंडो बोलते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, रेशियो 2/3 इज इक्वल टू 4/6 के है या नहीं है? हाँ सर है। तो जरा कंपोनेंडो लगाऊं, ये जो 2 है न्यूमरेटर, इसमें 3 ऐड कर दो, तो 2 + 3 ऊपर क्या हो जाएगा 5, नीचे 3 रहने दो। 4 + 6 ऊपर क्या हो जाएगा 10, नीचे 6 रहने दो। आप देखेंगे 5/3 10/6 के अब भी इक्वल है। ठीक है, और आप इसका रिवर्स भी कर सकते हो, ऊपर A नीचे A + B, ऊपर C नीचे C + D। अब भी आप देखेंगे ये आंसर ट्रू होल्ड करेगा, ये प्रोपोर्शन ट्रू होल्ड करेगी। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है, इसको मैं रब कर रहा हूं ना,
पॉइंट नंबर 5, ओरिजिनल प्रोपोर्शन आपका ये है। पॉइंट नंबर 5 कहता है अगर आप ये जो 2 है यहां 2 - 3 नीचे सबट्रैक्ट कर दें, यानी जो आपका ये रेशो A/B = C/D, ये जो प्रोपोर्शन है, इसमें आप A एज इट इज ऊपर रहने दें, नीचे कर दें A - B, C एज इट इज ऊपर रहने दें, नीचे कर दें C - D, तो अब भी ये प्रोपोर्शन ट्रू होल्ड करेगा। ठीक है, आई होप क्लियर है। ठीक है, कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। सो इसे हम क्या बोलते हैं? डिविडेंडो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिविडेंडो। स्पेलिंग कैसे लिखते हैं भाई? डिविडेंडो, आ जाओ, डिविडेंडो। ठीक है, और मैं उल्टा भी कर सकता हूं, A - B ऊपर और अपॉन B नीचे, C - D ऊपर और अपॉन D नीचे। क्या मतलब है? A में से ऊपर B माइनस करा, A - B अपॉन B, C में से ऊपर D माइनस करा, C - D अपॉन D। तो ये बात एक ही है, ये भी डिविडेंडो है। तो ऐसा करने से प्रोपोर्शन अभी ट्रू होल्ड करती है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2 ऊपर है, 2 - 3 -1 अपॉन 3, 4 - 6 -2 अपॉन 6। आप चेक करिए, ये प्रोपोर्शन अभी ट्रू है, ये रेशो इस रेशो के इक्वल है। ठीक है, कंपोनेंटो समझ में आया, डिविडेंडो समझ में आया। चलिए अगली बात आगे बढ़ते हैं हम, अगली बात पर आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 6, छठा पॉइंट क्या कहता है अभी? पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 कहता है आप ये जो ओरिजिनल प्रोपोर्शन है इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो दोनों एक साथ लगा दो। कैसे? आप इस तरह से कर दो, ऊपर ऐड और नीचे सब्ट्रैक्ट, ऊपर ऐड और नीचे सब्ट्रैक्ट। सो अब भी आंसर ट्रू होल्ड करेगा। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो। ठीक है, कंपोनेंडो डिविडेंडो दोनों एक्शन आपने एक साथ लगाए, तो अब भी आंसर ट्रू होल्ड करेगा। देख लेते हैं भाई, 2 में 3 ऐड करो, ऊपर ये ओरिजिनल प्रोपोर्शन था, 2 + 3 5, और नीचे क्या होना चाहिए? A - B, 2 - 3 -1, 4 + 6 10, 4 - 6 -2। तो अभी आप देखेंगे ये प्रोपोर्शन ट्रू होल्ड कर रहा है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अडेंडो इसमें नहीं है बुक के अंदर, मैं बता देता हूं। तो ये 6 पॉइंट बेटा क्लियर हो गए। मिटा दूं मैं इसे? चलो मैं सारा मिटा दूं? अच्छा ठीक है, सारा मिटा देता हूं, सारा मिटाता हूं। सो ओरिजिनल प्रोपोर्शन हमारा क्या है? A/B = C/D, ये ओरिजिनल प्रोपोर्शन है। पॉइंट नंबर 7, अडेंडो क्या कहता है? अडेंडो कहता है अगर A/B = C/D = E/F एंड सो ऑन, इस तरह से बहुत सारी रेशोज इक्वल हैं, तो ये रेशोज आपस में इक्वल होंगी किसके? न्यूमरेटर्स ऊपर ऊपर ऐड कर दो, A + C + E +... डिनोमिनेटर नीचे आपस में ऐड कर दो, B + D + F +... सो बेटा ये रेशोज आपस में इक्वल होंगे, ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर। आई होप क्लियर है। इसे हम बोलते हैं अडेंडो। एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2/3 = 4/6 = 6/9। तो बेटा ये रेशोज आपस में इक्वल हैं, तो ये ट्रू होल्ड करता है। तो न्यूमरेटर अगर मैं ऐड करूं तो चेक करते हैं, आंसर सेम आता है, 2 + 4 6 and 6 12 अपॉन 3 + 6 9 and 9 18। तो आप चेक करेंगे 12/18 इनमें से हर एक के इक्वल है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज अडेंडो। प्रॉपर्टी नंबर 8 सब्ट्रैक्शन से बना, सब्ट्राहेंडो ये कहता है अगर A/B C/D E/F एंड सो ऑन ये रेशोज आपस में इक्वल हैं, तो न्यूमरेटर्स आपस में सब्ट्रैक्ट करो। कैसे? पहले में से सारे A, मैं लिखता हूं A/B A/B इरेजर
यस, A by B is equal to C by D is equal to E by F and so on. सब्ट्राहेंडो ये कहता है A माइनस C माइनस E माइनस इज इक्वल टू B माइनस D माइनस F माइनस, ये आपस में इक्वल होंगे. दिस इज सब्ट्राहेंडो. एग्जाम्पल हमारे सामने एक क्वेश्चन है, हम ले लेते हैं. सो ये रेशियो A by B, C by D, E by F ये रहा. तो आप जरा निकालते हैं इसका A माइनस सी, 2 माइनस 4 माइनस 6, 2 माइनस 4 माइनस 6 अपॉन 3 माइनस 6 माइनस 9, 3 माइनस 6 माइनस 9. सो चेक करते हैं. 2 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 6 माइनस 8, 3 माइनस 6 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 12. माइनस से माइनस कैंसिल, 8 बाई 12, 8 बाई 12. अब इनमें से हर एक के इक्वल है, आप चेक कर सकते हैं. सो दिस वॉज सब्ट्राहेंडो. ठीक है, हमने सारी प्रॉपर्टीज कर ली हैं. आगे बढ़े बेटा. नाउ हाँ, प्रॉपर्टी नंबर 9. प्रॉपर्टी नंबर 9, मीन प्रोपोर्शनल. मीन प्रोपोर्शनल, इसे क्या, ये क्या मतलब है इसका? प्रॉपर्टी नंबर 9, अगर मैं कहता हूं ए एंड बी के बीच में एक ऐसा नंबर सी होना चाहिए जो इनका मीन प्रोपोर्शनल है. ए एंड बी के बीच में एक नंबर सी होना चाहिए जो उनका मीन प्रोपोर्शनल है, तो वो सी बताओ. तो ये मीन प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है बेटा? अगर सी इनके बीच में मीन प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब ए और सी का रेशियो और सी और बी का रेशियो बराबर होगा. सी इज व्हाट? मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन ए एंड बी. तो इट मींस ए अपॉन सी इज इक्वल टू सी अपॉन बी. और सी कैसे निकालेंगे आप देख लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं. सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू बी होगा. कैसे निकालेंगे? सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू बी, या सी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी. तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? सी की वैल्यू आएगी अंडर रूट ए बी. ठीक है बेटा, क्लियर है, समझ में आ रहा है? ठीक है, इसे सी को हम क्या बोलते हैं बेटा? मीन प्रोपोर्शनल बोलते हैं. ठीक है, चलिए और कोई पॉइंट बचा? नहीं बचा. ठीक है बेटा, आगे बढ़े. सो दिस वॉज ऑल अबाउट थ्योरी ऑफ प्रोपोर्शन. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस ऑफ मॉड्यूल ऑफ द इंस्टीट्यूट. इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल बेटा मेरे सामने है. अनसॉल्व्ड क्वेश्चन मैं उठा रहा हूं. अनसॉल्व्ड क्वेश्चन पर आते हैं. पहली एक्सरसाइज कहां है भाई? प्रैक्टिस प्रॉब्लम. ये एक्सरसाइज पहली अनसॉल्व्ड की एक्सरसाइज है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम के नाम से. ठीक है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम. तो बेटा क्लास नंबर हमारी ये 2 चल रही है. पहली क्लास में रेशियो हम कर चुके हैं, सेकंड क्लास प्रोपोर्शन हमारा चल रहा है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम हमारी चल रही है. इसके अंदर प्रोपोर्शन की थ्योरी बेटा हम कर चुके हैं, और अब इस थ्योरी का पहला क्वेश्चन हम उठाते हैं प्रोपोर्शन का. क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 प्रैक्टिस प्रॉब्लम का. ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? बोलो. आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा. सो बेटा प्रैक्टिस प्रॉब्लम, ये एक्सरसाइज इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात कर रहा हूं. क्वेश्चन सेज x अपॉन बी प्लस सी इज इक्वल टू y अपॉन सी प्लस ए इज इक्वल टू z अपॉन ए प्लस बी. ठीक है, ये तीनों रेशियोज आपस में इक्वल हैं. अब हमें शो क्या करना है? शो करना है b माइनस सी टाइम्स ऑफ x प्लस c माइनस ए टाइम्स ऑफ y प्लस a माइनस बी टाइम्स ऑफ z इज इक्वल टू 0 है. यह हमें शो करना है. ठीक है, सो कुछ नहीं करना बेटा, बहुत आसान है, घबराने की जरूरत नहीं है. देखो ये तीनों रेशियोज आपस में इक्वल हैं. मैंने कहा एक काम करते हैं, तीनों रेशियोज को हम के इक्वल मान लेते हैं, इधर ही लिख लेते हैं. अच्छा चलो ठीक है, के इक्वल. सो बेटा आप बताइए, अब x अपॉन बी प्लस सी इज इक्वल टू के है, तो x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू क्या होगी बेटा? b प्लस सी टाइम्स के. x की वैल्यू क्या होगी? b प्लस सी टाइम्स के. b प्लस सी नीचे से यहां ऊपर चला जाएगा.
एक्स की ये वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, तो ये बी माइनस सी है लेफ्ट हैंड साइड, एक्स की वैल्यू बी प्लस सी इंटू के मैं अभी नहीं लिख रहा, बाद में लिखूंगा, क्योंकि इंटू के अभी सब जगह आएगा और वो कॉमन ले लूंगा मैं, प्लस सी माइनस ए इंटू वाई, वाई की वैल्यू देखो बेटा गौर से, यहां से देखिए वाई की वैल्यू क्या होगी, के टाइम्स सी प्लस ए, तो के अभी नहीं लिख रहा, सी प्लस ए, और प्लस ए माइनस बी इंटू जेड, और जेड की वैल्यू यहां से के टाइम्स ए प्लस बी, सो ए प्लस बी मुझे स्पेस मिल गया। आई होप इतना नजर आपको आ रहा होगा स्क्रीन पर। तो अब इसमें सब में के है, के सब के अंदर ऐसे मैंने कॉमन ले लिया, ये क्वेश्चन का पार्ट था अलग से। चलिए आप कंफ्यूज ना हो जाए, मैं एक काम करता हूं, लीजिए मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं और एक बहुत बड़ा हो जाएगा, नहीं सॉरी क्वेश्चन इरेज हो गया, फिर से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, गलती से मुझसे क्वेश्चन इरेज हो गया बेटा, माफी चाहता हूं, ठीक है। फिर देखिए x अपॉन बी प्लस सी बराबर है y अपॉन सी प्लस ए के, फटाफट आपका टाइम वेस्ट कर दिया मैंने, सॉरी, z अपॉन ए प्लस बी के। हमें प्रूफ करना है b माइनस सी इंटू एक्स, सी माइनस ए इंटू वाई एंड a माइनस बी इंटू जेड, ये सब मल्टीप्लीकेशन जीरो है, ये हमें प्रूव करना है बेटा, ठीक है। सो मैंने क्या कहा, मैंने कुछ नहीं कहा बेटा, मैंने इनमें से हर रेशियो को क्या मान लिया, के मान लिया। अब आई होप नजर आ रहा है। चलो अब मुझे क्या करना है, यहां x और y और z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। कैसे, गौर से देखिए, x की वैल्यू क्या होगी यहां से, k टाइम b प्लस सी, k टाइम्स b प्लस सी, सो b माइनस सी इंटू बी प्लस सी, और जो k टाइम्स है वो k टाइम्स में यहां से बाहर ले लूंगा। आई होप नजर आ रहा है, चलो ठीक है, चल जाएगा इतना, प्लस c माइनस ए, y की वैल्यू कैसे सब्स्टिट्यूट करूंगा बेटा, y क्या होगा, k टाइम्स c प्लस ए, k बाहर ले चुका कॉमन, तो c प्लस ए प्लस a माइनस बी, z की वैल्यू बेटा क्या है, k टाइम्स a प्लस बी, k बाहर ले चुका, a प्लस बी, और ये ब्रैकेट, चलो मेरा काम बन गया, नाउ इट्स बेटर। सो k यहां कॉमन है, अंदर कॉमन ले लिया, अंदर अब मैं बड़ा जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसको सॉल्व कर रहा हूं। गौर से देखिए, b माइनस सी इंटू बी प्लस सी, तो फॉर्मूला बनता है ना बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी माइनस से सी प्लस ए, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बड़ा ब्रैकेट, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कैंसिल, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से कैंसिल, प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से कैंसिल, स्क्वायर ब्रैकेट में कुछ नहीं बचा, जीरो बचा, जीरो इंटू के का आंसर जीरो आया, राइट हैंड साइड के इक्वल है, ठीक है बेटा। कौन सा क्वेश्चन था सर जी, ये तो बता दो, क्वेश्चन नंबर 4 था, चलो प्रैक्टिस प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 4 था ये, ठीक है। आगे बढ़े बेटा, तो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन था, कैसे किया बेटा, इजी है, चलिए अब मैं रब करता हूं सबको। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है, 5वां सवाल प्रोपोर्शन का, प्रैक्टिस प्रॉब्लम एक्सरसाइज। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 4x माइनस 3z, 4x माइनस 3z अपॉन 4c इज इक्वल टू 4z माइनस 3y, 4z माइनस 3y अपॉन 3b इज इक्वल टू 4y माइनस 3x, 4y माइनस 3x अपॉन 2a। ये तीनों रेशियोज आपस में इक्वल हैं। शो दैट, क्या शो करना है, ये तीनों रेशियोज आपस में x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 2a प्लस 3b प्लस 4c के इक्वल है। कुछ नहीं करना बेटा, अडेंडो प्रॉपर्टी लगा रहा हूं,
क्या लगा रहा हूं? अडेंडो। अडेंडो प्रॉपर्टी कहती है ये तीनों रेशियोज में आप न्यूमरेटर ऐड कर दो। तो न्यूमरेटर ऐड कर रहा हूं मैं, अब देखिए 4x प्लस 4x में माइनस 3x ऐड कर रहा हूं। अरे सबको ऐड करूंगा ना तो मैं x x के टर्म से एक साथ ला रहा हूं। 4x माइनस 3x x माइनस 3z प्लस 4z z। बोलो। और ऐसे ही यहां पर माइनस 3y प्लस 4y y। बेटा न्यूमरेटर जब इन सब को आपस में ऐड करोगे तो यही बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई 2a प्लस 3b प्लस 4c। ये तो सीधा सीधा आंसर आ गया। तो अडेंडो प्रॉपर्टी हमने लगाई है। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है? अडेंडो लगाई है। वो कह रहा है कुछ मत करो, ऊपर न्यूमरेटर आपस में ऐड कर दो, वो ये आएगा, नीचे डिनोमिनेटर आपस में ऐड कर दो, ये आएगा। ये आंसर हर रेशो के इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टी अडेंडो कहती है। ठीक है बेटा, अगर समझ में नहीं आया आपके ये प्रॉपर्टी कैसे कहती है तो मेरी पिछले इसी लेक्चर के अंदर मैंने प्रोपोर्शन की थ्योरी डिस्कस करी है। देखिए अडेंडो प्रॉपर्टी क्या कहती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। प्रैक्टिस प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं बेटा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करें प्रैक्टिस प्रॉब्लम में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है भाई? a/4 इज इक्वल टू b/5 इज इक्वल टू c/9। तो क्या प्रूव करना है? प्रूव करना है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 9 इज इक्वल टू 2। a प्लस बी प्लस सी अपॉन 9 एक किसके बराबर है? 2 के बराबर। ये प्रूव करना है। ठीक है, तो भाई कैसे करेंगे? बहुत आसान। मैंने कहा ये सब का सब के है। ये सब का सब क्या है? के इक्वल है। ठीक है, क्लियर है? तो अब इधर देखिए a/4 इज इक्वल टू के, तो a की वैल्यू क्या हो गई? 4k। b/5 इज इक्वल टू के, तो b की वैल्यू क्या हो गई बेटा? 5k। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करो मैं अभी। c/9 इज इक्वल टू के, तो बेटा c की वैल्यू क्या हो गई? 9k और अपॉन 9। ये अभी लेफ्ट हैंड साइड आई है। क्या ये? लेफ्ट हैंड साइड आई है। ठीक है, सिंप्लीफाई किया। 9 प्लस 5 14 प्लस 14 18k अपॉन 9। आंसर क्या आया? 2k। आंसर क्या गया बेटा? 2k आया। और k तो हमने अपनी तरफ से लिया था। के हमने अपनी तरफ से लिया था ना, सो के हटा दो। क्या आंसर बचा इसका? 2 इसका आंसर बच गया। ठीक है, आई होप क्लियर है। ठीक है, क्लियर है बेटा? कंफ्यूजन तो नहीं है अभी भी? हेलो, अभी भी कंफ्यूजन है? चलो एक और तरीके से कराता हूं इस क्वेश्चन को। एक और तरीके से करते हैं हम। इसमें प्रॉपर्टी लगाते हैं अडेंडो। कौन सी प्रॉपर्टी सर जी? अडेंडो प्रॉपर्टी लगा रहे हैं हम। क्या प्रॉपर्टी है? अडेंडो कहती है न्यूमरेटर सारे ऐड कर दो आपस में, a प्लस बी प्लस सी। डिनोमिनेटर सारे आपस में ऐड कर दो। 4 प्लस 5 9 प्लस 9 18। ये आंसर इनमें से सबके इक्वल होगा। ठीक है, यह आंसर इनमें से सबके इक्वल होगा। ठीक है, सो अब अगर यह आंसर सबके इक्वल है तो देखिए मैं इसको अब कैसे कर रहा हूं। मैं ध्यान से सुनिएगा बात। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अगर ये आंसर सबके इक्वल है तो मैं एक काम करता हूं, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 18 को 9 लिख लेता हूं। मैं क्या लिख रहा हूं बेटा? 9 लिख रहा हूं। ठीक है, और आप ध्यान से सुनिएगा, इंटू 2 अलग से कर रहा हूं। ठीक है, बोलो भाई। अब मुझे बताइए ये पूरा आंसर a/4 b/5 c/9 के इक्वल है या नहीं है? बोलो बेटा। 2 9 18। अरे कुछ नहीं करा। 4 प्लस 5 9 9 प्लस 9 18 18 को 2 into 9 कर दिया। अब तो क्लियर है ना? ठीक है, अब मैं आपसे कह रहा हूं अगर सारी रेशो को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यह आंसर क्या है? k। सारी रेशो को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। किससे मल्टीप्लाई कर दें? 2 से कर दें। सो 2 से इसे, 2 से इसे, 2 से इसे, 2 से इसे, 2 से इसे। सो 2 से 2 क्या हो जाएगा?
कैंसिल, क्या बचेगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन 9, और यहाँ क्या आया 2 आया, तो इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी अपॉन 9 की वैल्यू 2 है, या 2 मैं इधर ले जाऊं a प्लस बी प्लस सी अपॉन 9 की वैल्यू 2 है। आई होप क्लियर है बेटा, बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 8। इसी तरह से दिल लीजिए एक और क्वेश्चन इसी तरह से, 9th क्वेश्चन भी इसी जैसा है। प्रैक्टिस प्रॉब्लम एक्सरसाइज का नाम है, टाइटल है, क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात कर रहे हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, एक क्वेश्चन में 2 पार्ट है इनफैक्ट। क्वेश्चन ये कह रहा है, 9 का फर्स्ट पार्ट में कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन सेज b प्लस सी बाई ए, सी प्लस ए बाई बी एंड a प्लस बी बाई सी, ये तीनों आपस में बराबर हैं, तीनों रेशियोज आपस में बराबर हैं। ठीक है, शो करना है, शो कि ये हर एक 2 के बराबर है, पहली बात। तो एक काम तो ये करना है, ये एक काम है। दूसरा उसने क्या कहा है, दूसरा कह रहा है वो प्रूफ करना है a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर किसके बराबर है भाई, ए बी बी सी सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है ना, स्क्रीन पे नजर आ रहा है। चलो सो 2 बातें प्रूफ करनी है। पहली बात ये हर रेशियो 2 के इक्वल है, दूसरी बात ये लेफ्ट हैंड साइड इस राइट हैंड साइड के इक्वल है। 2 काम करने हैं, तो ठीक है बेटा। पहला काम अडेंडो से स्टार्ट करते हैं हम। अडेंडो लगा रहा हूं मैं, क्या लगा रहा हूं सर जी, अडेंडो लगा रहा हूं। अडेंडो क्या कहती है, हर रेशियो किसके बराबर है, इसमें न्यूमरेटर ऐड कर दो आपस में, अपॉन डिनोमिनेटर आपस में ऐड कर दो। सो हर रेशियो किसके बराबर है, न्यूमरेटर आपस में ऐड करो, इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हर रेशियो इज इक्वल टू न्यूमरेटर ऐड करो b प्लस सी प्लस ए प्लस बी, और अपॉन डिनोमिनेटर ऐड करो a प्लस बी प्लस सी। बट आप गौर से देखोगे ये क्या बनेगा, a प्लस ए 2 टाइम्स a 2 टाइम्स b 2 टाइम्स c अपॉन a प्लस बी प्लस सी। 2 मैंने ऊपर कॉमन ले लिया, 2a 2b 2c, ऐसे ही है ना, और ये a प्लस बी प्लस सी ऊपर नीचे कैंसिल। सो हर रेशियो किसके बराबर आई, 2 के बराबर आई। अब तो क्लियर है बेटा, हर रेशियो किसके बराबर आई, 2 के बराबर आई। तो पहला प्रूफ तो हो गया जी, हर रेशियो 2 के बराबर आ गई। चलो अब दूसरे प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इसे इरेज कर दूं मैं, दूसरे प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलो सो नाउ दूसरे प्रूफ में अब देखिए, अब दूसरा प्रूफ यह है कि ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ये राइट हैंड साइड मुझे लानी है। तो बेटा अब हर रेशियो 2 के बराबर है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर नीचे स्क्वायर कर रहा हूं सब जगह। तो इसका स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, सी प्लस ए का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर अपॉन सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, नीचे 1 है, 2 अपॉन 1, 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, अब तो क्लियर है, कोई कंफ्यूजन। अब इसके अंदर क्या करेंगे, फिर से अडेंडो लगाएंगे, फिर से अडेंडो लगा रहे हैं। फिर से अडेंडो प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये सब का सब आंसर किसके बराबर होगा, न्यूमरेटर्स आपस में ऐड कर दो, डिनोमिनेटर्स आपस में ऐड कर दो। चलो भाई ऐड कर दूं आपस में, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऐड कर देता हूं। सो ये सब का सब आंसर क्या आंसर है, 4 आंसर है ना, बराबर होगा किसके, न्यूमरेटर आपस में ऐड करो, b प्लस सी का होल स्क्वायर, ओपन करके लिख रहा हूं, b स्क्वायर सी स्क्वायर 2bc, c प्लस ए का होल स्क्वायर, c स्क्वायर ए स्क्वायर 2ca, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आई होप क्लियर है। ठीक है, चलो अब देखो कुछ नहीं है बेटा, बहुत आसान हो गया, ज्यादा घबराना नहीं, इतना लंबा कुछ लंबा नहीं है। अभी देखो a स्क्वायर 2 बार है, b स्क्वायर 2 बार, c स्क्वायर 2 बार, सबका 2 कॉमन। अब 2bc 2ca 2ab, इसमें भी 2 कॉमन, ab bc ca अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब आप बेटा देखिए, न्यूमरेटर में से 2
दोनों तरफ कैंसिल हो सकता है, ये 4 है, ये 2 है, ये 2 है, तो 2 दोनों तरफ कैंसिल होगा, यहां क्या बचेगा, 2 बचेगा, ये 1 बन जाएगा, ये भी 1 बन जाएगा, तो यहां 2 बचा। ठीक है, अब ये कैंसिल होने के बाद 2 बचा ना, 2 और ये इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सो ये बनेगा 2 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां कैंसिल होकर 1 बचा था, 1 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहां क्या बचा था, ए बी बी सी सी ए। अब तो बस बेटा क्वेश्चन हो गया। अब ये इस ब्रैकेट का 2 टाइम्स है और ये वाला सेम ब्रैकेट है इधर, तो ये पूरा ब्रैकेट में राइट हैंड साइड से लेकर लेफ्ट हैंड साइड में कर दूंगा, तो इसी का ट्वाइस इधर है, इसी में से ब्रैकेट करूंगा तो बेटा 1 टाइम बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में। क्या बचा लेफ्ट हैंड साइड में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये ब्रैकेट इधर लाकर मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, और यहां क्या बचा बेटा, ए बी बी सी प्लस सी ए। जो प्रूफ करना था वो हमारा आंसर आ गया। आई होप क्लियर है, कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। ठीक है, दिस वॉज क्वेश्चन नंबर, हेलो लैपटॉप स्टार्ट करता हूं मैं दोबारा से। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा, ये 9th क्वेश्चन था, प्रैक्टिस प्रॉब्लम, उसका फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, मिटा दूं मैं, इरेज कर दूं, चलिए सर इरेज कर देते हैं। ठीक है, F1 टू कंटिन्यू विद द सिस्टम, रिज्यूम। ठीक है, जी आई होप मेरा सिस्टम स्टार्ट हो जाता है कंप्यूटर का, जिसमें से मैं आपको मॉड्यूल के क्वेश्चन देखकर बता रहा हूं। नहीं, स्विच ऑफ हो गया, मैं आता हूं मॉड्यूल के क्वेश्चंस पर। सो बेटा सॉरी, बीच में सिस्टम स्टॉप हो गया था मेरा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की प्रोपोर्शन में। सेम एक्सरसाइज प्रैक्टिस प्रॉब्लम चल रही है, उसका लास्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12th क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 12 की मैं बात कर रहा हूं, प्रैक्टिस प्रॉब्लम के वर्ड प्रॉब्लम है ये क्वेश्चन नंबर 12। देयर हैज बीन इंक्रीमेंट इन द वेजेस ऑफ लेबरर्स इन अ फैक्ट्री इन द रेशियो 22:25। बेटा क्वेश्चन को जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत दिक्कत बच्चों को इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर आती है। एक फैक्ट्री के अंदर लेबरर्स हैं, उनकी रेशो, उनकी इनकम में, उनकी वेजेस में, वर्ड उन्होंने जो यूज किया है वेजेस में इंक्रीमेंट है, किस रेशो से, 22:25 से। ठीक है, ये इंक्रीमेंट है उनकी वेजेस के अंदर। सो अगर पहले वेज एक्स थी, सो नई वेज क्या है, 25/22 टाइम्स ऑफ एक्स। दिस इज द न्यू वेज। आई होप बात समझ में आ गई। पहले वेज क्या थी, एक्स, इंक्रीमेंट हुआ है वेज में, तो इंक्रीमेंट हुआ है 25/22 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल वेज। ये आंसर आएगा पूरा नई वेज का। आई होप बेटा इतनी बात समझ में आ गई। सो अगर मैं ऐसे बोलता हूं, वेज रेट इंक्रीज कर गया बाय द रेशियो 22:25, तो बेटा हम इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, हम कहते हैं नई वेज कितनी आई, 25/22 इंटू ओरिजिनल वेज। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ठीक है। सो पुरानी वेज एक्स थी, नई वेज ये आ गई। इसके बाद उस क्या कहा है उन्होंने, बट देयर हैज ऑल्सो बीन अ रिडक्शन इन नंबर ऑफ लेबरर्स, जो वर्कर्स हैं उनमें रिडक्शन हुआ है बाय द रेशियो 15:11 से, 15:11 से वर्कर्स घट गए हैं। सो पहले वर्कर्स वाई थे, पहले वर्कर्स वाई थे, सो नए वर्कर्स कितने हैं, पहले वर्कर्स वाई, सो न्यू वर्कर्स वाई टाइम्स ऑफ 11/15। सो बेटा जब 11/15 ऑफ वाई करूंगा तो आंसर वाई से छोटा आएगा, यानी वर्कर्स अब घट गए हैं। आई होप क्लियर है। सो अब बताइए पहले वेज बिल कितना था, ऐसे कुछ पूछा है ना, फाइंड आउट द रेशियो इन द टोटल वेज बिल ऑफ द फैक्ट्री, फाइंड आउट इन व्हाट रेशियो, ये बताना है कि किस रेशियो में फैक्ट्री का वेज बिल चेंज हुआ है, यानी वेज बिल बढ़ा है या घटा है। तो पहले
नंबर ऑफ वर्कर्स थे y, वेज रेट कितना था x, वेज बिल कितना था x इंटू वाई, पहले वेज बिल। अब नंबर ऑफ वर्कर्स हैं 11/15y और वेज रेट है 10, तो अब वेज बिल कितना आएगा बेटा, अब इन दोनों का प्रोडक्ट, अब इसका और इसका प्रोडक्ट आएगा। ये नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, ये हर वर्कर की वेज रेट है, तो बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो x इंटू वाई, तो ये एक साथ लिख ही देता हूं मैं, और इंटू 25/22 इंटू 11/15 ऐसी बनेगा बेटा। तो ऊपर न्यूमरेटर क्या है, पुराना वेज रेट, नीचे डिनोमिनेटर क्या है, नया वेज रेट। एक्स वाई नीचे और ऊपर हो गया कैंसल, इज इक्वल टू 22/15, ये कहां चला जाएगा, न्यूमरेटर में 22। हेलो, क्या हुआ भाई, क्यों नाराज हो गए? ओप, आई एम रियली सॉरी बेटा, फिर से क्वेश्चन करते हैं। पहले नंबर ऑफ पहले वेज रेट x किस रेट से वेज बड़ी है, 22:25 से वेज बड़ी है। नई वेज कितनी होगी, x इंटू 25/22, फटाफट कर लेंगे दोबारा से। पहले वर्कर्स थे y, वर्कर्स रिड्यूस हुए हैं किस रेशो में, 15:11 की रेशो में। नए वर्कर्स कितने होंगे बेटा, y टाइम्स ऑफ 11:15। पहले वेज बिल कितना था, x इंटू वाई। भाई कैसे, नंबर ऑफ वर्कर्स y थे, इतने लोग काम कर रहे हैं, एक पर्सन को x मिल रहा है, x इंटू वाई, ये पहले का वेज बिल था। इस पहले के वेज बिल को कंपेयर करना है किससे, अब नए वेज बिल से। नया वेज बिल कितना है, नए वर्कर्स इतने हैं, नया पर वर्कर इतना वेज मिल रहा है, तो मल्टीप्लाई किया x इंटू वाई और 25/22 इंटू 11/15। आई होप क्लियर है। एक्स वाई ऊपर नीचे कैंसिल, 22 इंटू 15 ऊपर ले गए, नीचे क्या बचा, 25 इंटू 11, 11 से 22 कैंसिल 2, 15 को 5 से कैंसिल करो 3, और ये 5 से 25 को 5, आंसर ऊपर बचा 6, नीचे बचा 5। ठीक है, सो रेशियो क्या आया, 6/5। 6/5 का मतलब वेज रेट, वेज बिल बड़ा है या घटा है, रेशियो आया 6:5। तो बेटा वेज बिल घटा है बड़ा है, घटा है, वेज बिल डिक्रीज हुआ है किस रेट से, 6:5 से। देखिए गौर से, नंबर ऑफ वर्कर्स डिक्रीज हुए थे 15:11 इस रेशो से, इसी तरह से वेज बिल डिक्रीज हुआ है 6:5 इस रेशो से। यही हमारा आंसर है। ठीक है, आगे बढ़े। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 12। थोड़ा मिसमैनेजमेंट हो गई इसमें, क्वेश्चन छुप गया था मुझसे, इरेज हो गया गलती से, दोबारा कराया मैंने, सॉरी। आगे बढ़ते हैं बेटा, प्रोपोर्शन में और कुछ अच्छा सा कोई क्वेश्चन, कुछ नई वैरायटी, मीन प्रोपोर्शनल की बात करते हैं, है ना। दिस इज कौन सी एक्सरसाइज चली भाई, ये एक्सरसाइज का टाइटल क्या है एक बार देख लें, फिर आपको मैं बताता हूं एक्सरसाइज क्या है। ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स। अब हम बात करें बेटा नई एक्सरसाइज की, ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स की। सो ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स की जो एक्सरसाइज है, इसमें क्वेश्चन नंबर कौन सा करें, पहला कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, x इज अ मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन x-2 एंड x+6। इनके बीच में एक मीन प्रोपोर्शनल है x, वो x क्या है वो फाइंड करना है। ये ऑलरेडी एक टर्म x-2 है, एक टर्म x+6 है, इन दोनों टर्म्स के बीच में एक मीन प्रोपोर्शनल x है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? तो बेटा मीन प्रोपोर्शनल मैंने बताया था, अगर ये मीन प्रोपोर्शनल है तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है x-2 अपॉन x बराबर होगा
एक्स अपॉन एक्स प्लस 6 के। ठीक है, बस सीधी सीधी सी बात है। सो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊं एक्स माइनस 2 को एक्स प्लस 6 से, तो पहले एक्स को एक्स प्लस 6 से करूंगा, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 6x, माइनस 2 इंटू एक्स, माइनस 2x, माइनस 2 6 माइनस का 12, एक्स स्क्वायर दोनों तरफ कैंसिल, एज सिंपल एज दैट। सो अब क्या बचा, माइनस 12 ले आओ इधर, 12, 6x माइनस 2x 4x, x की वैल्यू बेटा क्या आ गई 3। ठीक है, सो x की वैल्यू 3 है। तो अगर मैं यहां 3 रखता हूं, गौर से देखिए यहां x की जगह 3, 3 में से 2 गया 1, ये x 3 और 3 प्लस 6 9, तो आप देखेंगे ये 1, ये मीन प्रोपोर्शनल 3 राइट आंसर है, 1/3 बराबर है 3/9 के। ठीक है, आगे बढ़े, चलो और क्वेश्चन पिक करते हैं भाई, सम मोर क्वेश्चंस फ्रॉम प्रोपोर्शन। ये तो इजी है, जैसा क्वेश्चन हमने कर लिया। और कोई डिफरेंट क्वेश्चन प्रोपोर्शन का आ जाओ भाई, प्रोपोर्शन। चलो एक क्वेश्चन और है, फिल इन द ब्लैंक्स पर आते हैं। एक्सरसाइज का टाइटल है बेटा फिल इन द ब्लैंक्स। इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में CMA फाउंडेशन के स्टूडेंट से मैं एड्रेस्ड हूं और बहुत सिंसियर स्टूडेंट्स होते हैं। और पेपर नंबर 4 की हम बात करें मैथमेटिक्स प्रोपोर्शन की, फिल इन द ब्लैंक्स जी। फिल इन द ब्लैंक्स में कौन सा क्वेश्चन कराना है भाई, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम है। सम अमाउंट ऑफ मनी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग राम मित्रा शिप्रा। 3 लोग हैं, राम मित्रा शिप्रा, इनके बीच में कुछ पैसा बांटा जाता है। किस तरह से, सच दैट ट्वाइस द मनी दैट राम गेट्स, जो राम को मिलता है उसका ट्वाइस, लीजिए ये आ गया, राम को जो मिलता है उसका ट्वाइस, इज इक्वल टू थ्राइस द मनी मित्रा गेट्स, किसके बराबर है, जो मित्रा को मिलता है उसका थ्राइस, इज इक्वल टू 4 टाइम्स द मनी शिप्रा गेट्स। देन कॉन्टिन्यूड रेशो का क्वेश्चन बन गया, रेशो प्रोपोर्शन बहुत फर्क नहीं है, चलिए कर लेते हैं। कॉन्टिन्यूड रेशो ऑफ देयर मनी कितनी है बेटा, इसका मैंने शॉर्टकट बताया था, याद है। इनका कॉन्टिन्यूड रेशो का मतलब वो पूछ रहे हैं R/M/S, ये रेशो क्या है, कॉन्टिन्यूड रेशो, इसको आप बताइए। तो क्या करना था, हेलो मैंने क्या बताया था, 2 3 4 इनका क्या निकालो, एलसीएम निकालो। 2 3 4 का एलसीएम क्या आएगा बेटा, 2 3 4 का एलसीएम 12, 12 से डिवाइड करो 2 को, 12 को डिवाइड करो 2 से 6, 12 को डिवाइड करो 3 से, 12 को डिवाइड करो 4 से। ये रेशियो है उनके पास पैसे का। ठीक है, आया समझ में, शॉर्टकट आया। फिर सुनिए मैंने क्या कहा, 2 3 4 इनका क्या निकालना है, एलसीएम। इनका एलसीएम 12 होता है, 12 को 2 से डिवाइड करो, ये रहा आंसर, 12 को 3 से करो, ये आया आंसर, 12 को 4 से करो, ये आया आंसर। राम मित्रा शिप्रा, ये उनके पास जो पैसे हैं उनका कंट्रीब्यूशन है, उनका रेशियो है। अगर समझ में नहीं आया मैं थोड़ा प्रॉपर मेथड से समझाता हूं। देखिए कुछ नहीं है, मैंने क्या कहा, मैंने कहा एक काम करते हैं, इन सबको के मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, के मान लेते हैं। दूसरे मेथड से समझा रहा हूं मैं। सो राम मित्रा शिप्रा, इनके कंट्रीब्यूशन का रेशियो निकालना है। सो राम के पास तो आर ही रहे, मित्रा, राम के पास कितने हो गए, राम के पास के की टर्म्स में निकाल लेते हैं, k/2। राम के पास कितने हो गए बेटा, k/2 हो गया। सो k/2 राम का कंट्रीब्यूशन यहां पर
मैं लिख रहा हूं कितना है राम का कंट्रीब्यूशन, देखिए K/2, मित्रा का K/3, शिप्रा का K/4। अब के तीनों तरफ मल्टीप्लाई। अब 2 3 4 इनका एलसीएम ले लीजिए, 2 3 4 का एलसीएम 12 होता है। 12 से तीनों को मल्टीप्लाई करिए। 12 से यहां करूंगा 2 कैंसिल 6, 12 से यहां करूंगा 3 कैंसिल 4, 12 से यहां करूंगा मल्टीप्लाई 4 कैंसिल 3, 6:4:3। ये इन तीनों के कंट्रीब्यूशन का रेशियो बन गया। ठीक है, चलो फिल इन द ब्लैंक्स की एक्सरसाइज में आगे बढ़ते हैं। आ जाओ भाई, प्रोपोर्शन का क्वेश्चन। और कोई प्रोपोर्शन का क्वेश्चन? चलो, इफ द फर्स्ट एंड थर्ड नंबर्स ऑफ अ 4 पॉजिटिव नंबर्स, 4 पॉजिटिव नंबर्स हैं विच आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। तो 4 पॉजिटिव नंबर हैं A B C D, ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है, यानी A/B इज सेम एज C/D। क्वेश्चन कौन सा है सर जी? क्वेश्चन कौन सा है? हेलो, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, और एक्सरसाइज आई थिंक वही है, फिल इन द ब्लैंक्स वाली एक्सरसाइज है या कोई चेंज हो गई? सो विच एक्सरसाइज? सेम एक्सरसाइज नहीं, ट्रू फॉल्स की एक्सरसाइज है। इसके बाद ये ट्रू फॉल्स की एक्सरसाइज है जिसका ये मैं क्वेश्चन करा रहा हूं बेटा। ट्रू फॉल्स की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 30 है। सो क्वेश्चन नंबर 30 ट्रू फॉल्स की एक्सरसाइज का क्या कह रहा है? ABCD आर 4 टर्म्स विच आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। अगर ABCD कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में, तो इसका मतलब क्या है? A/B इज सेम एज C/D, या A/B इज इक्वल टू C/D। इसका ये मतलब निकलता है। अब उसने क्या बोला फर्स्ट एंड थर्ड टर्म भी 3 and 12 रेस्पेक्टिवली। हेलो, फर्स्ट एंड थर्ड numbers of a 4 positive numbers is continued proportion भी 3 and 12 respectively। then the fourth number is कुछ मिसिंग है। फर्स्ट एंड थर्ड, अच्छा ये दे रखा है। ये फर्स्ट एंड थर्ड ये क्या है? 3 and 12 हैं। फर्स्ट एंड थर्ड नंबर्स ऑफ अ 4 पॉजिटिव नंबर्स इन कॉन्टिन्यूड पोर्शन भी 3 and 12 रेस्पेक्टिवली। देन फोर्थ नंबर इज 36, और फोर्थ नंबर क्या है? 36 है। तो ये सेकंड नंबर बताना है आपको, ये क्वेश्चन मार्क है बस, सीधा सीधा सा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना बेटा, ये तो बहुत इजी हो गया। A/B पता नहीं, C/D, चलो बस। ठीक है, सो B की वैल्यू कितनी होगी भाई? उल्टा कर दो, B/3 36/12, 36/12 3, B/3 जो B के नीचे है वो कहां गया? इधर गया, 3 × 3, B की वैल्यू 9 आएगी। ठीक है, सो सेकंड टर्म क्या है ये इन्होंने पूछा है, थोड़ा क्वेश्चन सही से एक्सप्रेस नहीं कर पाए। एनीवे, मैं आपके सामने ये प्रेजेंट कर चुका। नेक्स्ट, मल्टीपल चॉइस इंस्टीट्यूट। चलो बेटा अगले टॉपिक पर बढ़ जाएं। हेलो, अगले टॉपिक पर बढ़ जाएं। ठीक है, वेरिएशन की बात करें। चलिए बेटा बात करते हैं वेरिएशन की, नया टॉपिक। तो प्रोपोर्शन आपके बेटा क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है। घर पर बैठकर प्रैक्टिस करिए, टाइम को वेस्ट मत करिएगा। वेरिएशन की बात करते हैं अब। अगला लास्ट टॉपिक है इस पूरा चैप्टर रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन का। वेरिएशन की बात करते हैं बेटा। वेरिएशन का सीधा सीधा मीनिंग होता है एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में किस तरह से चेंज हो रहा है। एक एग्जांपल लेता हूं मैं। एक पर्सन एक फैक्ट्री में काम करता है। उस फैक्ट्री में उसका जो वेज रेट है वो नंबर ऑफ डेज पर डिपेंड करता है। ठीक है, वेज, टोटल वेज किस पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ डेज पर। वेज रेट की बात नहीं कर रहा मैं, टोटल वेज की। सो द टोटल वेज है एक्स, डिपेंड करता है
नंबर ऑफ डेज वाई पर। ये क्या है? वेज है टोटल। ये क्या है? डेज है टोटल। और अब मैं इस बात को थोड़ा और क्लियर कहता हूं, टोटल वेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डेज। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या डायरेक्टली वेरीज करता है विद नंबर ऑफ डेज। तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है, जब हम कहते हैं एक वेरिएबल x दूसरे वेरिएबल y के रेस्पेक्ट में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या डायरेक्टली वेरी करता है, तो इसका मतलब जैसे जैसे y बढ़ेगा वैसे वैसे x बढ़ेगा, जैसे जैसे y बढ़ेगा वैसे वैसे x बढ़ेगा। इन शॉर्ट मैथमेटिकल टर्म्स के अंदर हम इस तरह से लिखते हैं, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये जो सिंबल बनाया बेटा मैंने अल्फा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को डिफाइन कर रहा है। x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y के। सो टोटल वेज y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, बात समझ में आ गई सर। इसका मतलब जैसे जैसे y नंबर ऑफ डेज बढ़ेंगे टोटल वेज x भी बढ़ेगी। तो बेटा वेरिएशन के इस एक्सप्रेशन में मुझे इक्वालिटी का साइन इंट्रोड्यूस करना है, इक्वेशन बनानी है, क्योंकि जब तक मैथ्स में इक्वेशन नहीं होगी आप किसी चीज को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहां कोई इक्वल का साइन तो है नहीं, तो अब देखो इक्वल के साइन को कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं। रूल वेरिएशन का ये कहता है ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है इसको हटा दो और इसकी जगह कोई कांस्टेंट k लिख दो, इनटू y कर दो, ये बन गई अब आपकी इक्वेशन। ठीक है, सो टोटल वेज x इज इक्वल टू k इज सम कांस्टेंट, वो कांस्टेंट आ भी जाएगा, इनटू नंबर ऑफ डेज y। अब देखिए वो कांस्टेंट कैसे आएगा। मैं सपोज ये कहता हूं उसकी टोटल वेज 200 रुपया बनी 5 दिन में। उसकी वेज, टोटल वेज 200 रुपया बनी कितने दिन में? 5 दिन में। तो बेटा k की वैल्यू कितनी आ गई? 40। कितनी आई बेटा k की वैल्यू? 40 आई। k की वैल्यू 40 आ गई। और अब ये k की वैल्यू जो 40 आई है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। ये k की वैल्यू 40 मैं यहां रख दूंगा, इक्वेशन बन गई x इज इक्वल टू 40y। और अब मैं y यानी नंबर ऑफ डेज को रखकर x टोटल वेज निकाल सकता हूं। मान लो वो मुझसे पूछता है अच्छा बताओ 2 दिन में इसकी वेज कितनी होगी? 2 यहां रख दो, 2 इंटू 40 80 रुपीज। अच्छा बताओ 5 दिन में उसकी वेज कितनी होगी? 5 इंटू 40 200 रुपए। बेटा ये 200 रुपए 5 ही दिन की तो थी। ठीक है, अच्छा एक दिन में कितनी वेज होगी? 40। तो ये k क्या शो कर रहा है? 1 डे में कितनी वेज वो अर्न कर रहा है। तो बेटा ये वेरिएशन में हम 2 वेरिएबल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना उसका क्या मीनिंग होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाकर कांस्टेंट कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, क्या मीनिंग होता है। ठीक है, और किस तरह से हम फिर इस इक्वेशन को आगे प्रॉब्लम में यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर है। एक होता है वेरिएशन डायरेक्ट, एक होता है वेरिएशन इनवर्स या इनडायरेक्ट। फॉर एग्जाम्पल वेरिएशन में इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली वेरी करता है। एक वेरिएबल x y के रेस्पेक्ट में इनवर्सली वेरी कर रहा है। कैसे वेरी कर रहा है? इनवर्सली। तो मैं बोलूंगा x वेरी करता है इनवर्सली y के रेस्पेक्ट में, तो 1/y लिखूंगा। तो 1/y का मतलब x वेरी करता है y के रेस्पेक्ट में इनवर्सली। इनवर्सली का मतलब होता है एक चीज बढ़ती है तो दूसरी घटती है, एक बढ़ती है दूसरी घट जाती है ऑटोमेटिकली। तो ऐसे रिलेशनशिप को हम बेटा इनवर्स रिलेशनशिप कहते हैं। उसमें 2 वेरिएबल आपस में इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, नाउ जैसे जैसे नंबर ऑफ डेज बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे नंबर ऑफ डेज बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ डेज को सपोज मैं x कह रहा हूं। x क्या है? नंबर ऑफ डेज। जैसे जैसे नंबर ऑफ डेज बढ़ रहे हैं वैसे वैसे बैक्टीरिया का काउंट कम होता जा रहा है। y क्या है? बैक्टीरिया का नंबर, बैक्टीरिया का काउंट, बैक्टीरिया की क्वांटिटी।
बैक्टीरिया की क्वांटिटी। और अब मैं ये बोलूं नंबर ऑफ डेज इनवर्सली रिलेटेड है बैक्टीरिया के काउंट से। नंबर ऑफ डेज को मैंने क्या बोला बेटा x, बैक्टीरिया के काउंट को क्या बोला बेटा y। नंबर ऑफ डेज इनवर्सली रिलेटेड है बैक्टीरिया के काउंट से, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा। इसमें भी बेटा कुछ नहीं करना, ऐसे ही करना है। x इनवर्सली रिलेटेड है बैक्टीरिया के काउंट से, तो ये जो साइन है इस साइन को हटाकर k कांस्टेंट अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस करना है। तो क्या करूंगा, x k कांस्टेंट अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस करा इनटू 1/y। जैसा करते थे वैसे ही करना है, ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ गई। अब इस k की वैल्यू कैसे आएगी, इस k की वैल्यू क्या होगी, x इंटू वाई, ये आ जाएगी k की वैल्यू। सपोज k की वैल्यू निकालने के लिए मैं अब आपको हिंट दूंगा। क्या हिंट दूंगा, मैंने कहा जब 10 दिन होते हैं तो बैक्टीरिया का काउंट 5000 रह जाता है। तो बेटा k की वैल्यू क्या है, 10 दिन में 5000, तो x 10 है, y 5000 है, तो k की वैल्यू क्या आएगी, 10 इंटू 5000, k का आंसर आ जाएगा 50,000। बस अब अपनी इक्वेशन में k 50,000 रख दो। सो x इज इक्वल टू k की वैल्यू यहां रखी 50,000 और अपॉन y। अब ये जो इक्वेशन आई, इस इक्वेशन में बेटा आप नंबर ऑफ डेज और बैक्टीरिया काउंट का रिलेशनशिप मेंशन कर रहे हो। एक वेरिएबल की वैल्यू अगर आपको दे दी जाएगी तो दूसरा वेरिएबल आप फाइंड कर लोगे। सपोज अब मैं आपसे बोलूं, अच्छा ये बताओ जब दिन 50 हो जाएंगे तो बैक्टीरिया काउंट कितना बचेगा। तो बेटा x की वैल्यू 50 रख दो, y निकाल लो। या मैं ऐसे बोलूं जब बैक्टीरिया काउंट 1000 है तो कितने दिन बीत चुके होंगे, या 1000 बैक्टीरिया काउंट कितने दिन तक हो चुका होगा। तो इस तरह से बेटा हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा जितनी मैंने थ्योरी ये वेरिएशन में बताई है, सच्ची सच्ची बात बता रहा हूं मैं, इस थ्योरी को कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते समय, कुछ नहीं करना, सिर्फ एक लॉजिक लगाना जो शायद आप 6ठी 7वीं 8वीं में लगाते थे। कौन सा लॉजिक, अरे वही लॉजिक कि भाई एक स्टूडेंट को जो है 10 आम दिए गए हैं तो 5 स्टूडेंट को कितने आम दिए जाएंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इसी तरह से अब थोड़ा सा क्वेश्चन मुश्किल हो गया, 5 स्टूडेंट को 25 आम दिए गए हैं तो 8 को कितने देंगे। तो बेटा हम क्या करते थे, पहले एक के लिए कैलकुलेट करते थे। हम क्या करते थे, एक के लिए कैलकुलेट करते थे। तो जैसा रूल हम 6ठी 7वीं 8वीं में करते आए हैं बिल्कुल वैसा करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं क्वेश्चंस लेता हूं, क्वेश्चन से समझ में आएगा, इतनी बड़ी थ्योरी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए वेरिएशन के प्रॉब्लम पर आते हैं। आ जाओ भाई, वेरिएशन के प्रॉब्लम, डायरेक्ट वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन मैंने आपको जो है ये बता दिया है, ठीक है। हेलो हेलो, एक क्वेश्चन 1 और 2 स्टेप्स क्वेश्चन, ये टाइटल है 1 और 2 स्टेप क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में जो इंस्टीट्यूट की तरफ से मिलता है। 1 और 2 स्टेप क्वेश्चन, ये जो एक्सरसाइज है ये उसका टाइटल है 1 और 2 स्टेप क्वेश्चंस में। इसमें चलो पहला क्वेश्चन उठा लेते हैं। क्या कहता है पहला क्वेश्चन, इफ ए वेरीज इनवर्सली, ए इनवर्सली वेरी करता है विद बी, तो मैं ऐसे लिखूंगा। आ गई बात समझ में, क्लियर हो गया। तो अब ये इनवर्स, इसका साइन हटाऊंगा तो मैं के कैसे इंट्रोड्यूस करूंगा, ए इज इक्वल टू के अपॉन बी। कुछ नहीं करना, घबराना नहीं है। अब क्या कह रहा है, एंड इफ बी इज 3, जब बी 3 है ए 8 होता है। जब बी 3 है तो ए कितना होता है, 8। तो कुछ नहीं करना, ए की वैल्यू 8, बी की वैल्यू 3 रखकर के की वैल्यू निकालनी। के की वैल्यू कितनी आ गई, 24। के की वैल्यू कितनी आ गई, 24। अब ये के की वैल्यू 24 बेटा यहां पर रख दो। सो अब इक्वेशन क्या बनी, ए इज इक्वल टू 24 अपॉन बी। आई होप क्लियर है, ठीक है बेटा, क्लियर है। अब वो क्या कह रहा है, फाइंड बी इफ ए इज 2। अगर ए 2 है तो बी बताओ कितना होगा। कुछ नहीं करना, यहां ए की वैल्यू 2, 24 अपॉन बी। तो बेटा बी कितना होगा, 2 नीचे, बी इधर, बी की वैल्यू कितनी होगी, 12। देखा हमने क्वेश्चन को कैसे करा,
फिर सुनिए, उसने कहा था ए बी से इनवर्सली वेरी करता है, तो मैंने ऐसे लिखा, फिर इस इनवर्सली वेरी के साइन को मैंने हटाकर के टाइम्स इंट्रोड्यूस कर दिया, इसको लिखा ए इज इक्वल टू के टाइम्स 1/b, जैसे मैंने बताया था। फिर उसने कहा जब ए 8 होता है तो बी 3 होता है, ए की वैल्यू 8 रख दी, बी की वैल्यू 3 रख दी, के का आंसर 3 8 24 आ गया। के का आंसर 24 यहां इस इक्वेशन में इंट्रोड्यूस कर दिया, ए इज इक्वल टू 24/b आ गया। फिर उसने क्वेश्चन में ये कहा फाइंड बी इफ ए इज 2, तो भाई ए 2 है तो बी की वैल्यू 12 आ गई। आई होप बेटा क्लियर है, ठीक है। और इस जैसा और कोई क्वेश्चन? हेलो, चलो इसी एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, ए इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ बी। ए इज, सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहा हूं इसी एक्सरसाइज की। ए इज प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी किसके, स्क्वायर ऑफ बी के, बी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बेटा इसको प्रोपोर्शनल के साइन को हटाकर इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करूंगा, के टाइम्स इंट्रोड्यूस कर दो, कुछ नहीं करना, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, इफ ए इज 3 देन बी इज 16। अगर ए 3 होता है तो बी की वैल्यू 16 होती है, तो ठीक है, ए की वैल्यू 3 रख दो, के टाइम्स बी की वैल्यू 16 रख दो। तो बेटा के की वैल्यू क्या आ गई, 3/16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 ही होता है ना, के की वैल्यू बस। और अब के की ये वैल्यू यहां इस इक्वेशन में इंट्रोड्यूस कर देता हूं, क्या बना, ए इज इक्वल टू 3/256 इंटू बी स्क्वायर। आई होप क्लियर है, ठीक है। के की वैल्यू बेटा मैंने यहां पर इंट्रोड्यूस कर दी। अब उसने आगे क्वेश्चन क्या करा है, फाइंड बी इफ ए इज 5। लो इजी हो गया, अगर ए 5 है तो बी फाइंड करो। तो भाई ठीक है, ए की वैल्यू 5 रख दी, 3/256 इंटू बी स्क्वायर। सो बी की वैल्यू 5 256/3, ये बी स्क्वायर है, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस सब का रूट बन जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। आई होप बेटा बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और देख लें, इसका थर्ड क्वेश्चन और देख लेते हैं, समझ में आएगा इसी एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन। ए वेरीज इनवर्सली विद बी, ए वेरीज इनवर्सली विद बी, लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया। अब इस साइन को हटाऊंगा तो क्या लिखूंगा, ए इज इक्वल टू के/बी। इसके बाद वो क्या कह रहा है, इफ बी इज 3 ए इज 7, इफ बी इज 3 ए इज 7, तो इसका मतलब के की वैल्यू कितनी है, 21। के की वैल्यू यहां रखी तो ए इज इक्वल टू 21/बी। अब वो आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड ए बी इज 2/1/3। बी की वैल्यू क्या है, 2/1/3। तो ए बताओ, तो बेटा बी की वैल्यू 2/1/3 का क्या मतलब है, 3 2 6, 6 + 1 7/3। बी की वैल्यू क्या है, 7/3। अगर बी 7/3 है तो ए क्या है, तो लो जीरो ए फाइंड